Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon, everybody. How are you all? कैसे हो? सब बढ़िया? Okay. Fine. How was the test? आपका एक टेस्ट था संडे को. I hope you remember that. It was on atomic structure, right? So how was the test? ठीक ठाक था. ऐसा तो नहीं था कि किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल लगा. Okay, ठीक है. देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अच्छा रहेगा, रिवीजन करते रहो. ओके एवरीबॉडी सी हाँ ठीक है. अभी जैसे अपना जो टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो अपने को आराम से पढ़ना. अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे कि 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर में बोर हो जाते हैं, तो इसको 1.5 घंटे ही कर देंगे, डोंट वरी. सो आज से ही अपना लेक्चर 1.5 घंटे का है, ठीक है. सो विल कीप इट 1.5 आवर, तो वही 12:30 से 2 रहेगा आपका, ठीक है एवरीबॉडी. प्रणव पूछ रहा है वीके जायसवाल के रिमेनिंग क्वेश्चंस कब डिस्कस होंगे. वीके जायसवाल में तो हमने लेवल 1 तक तो कर ही लिया है ना एवरीबॉडी. वीके जायसवाल में लेवल 1 कर लिया है. लेवल 2 ठीक है, कभी रख देंगे, आई विल टेल यू, किसी संडे को रख देंगे, डोंट वरी, दैट वोंट बी अ डिफिकल्ट थिंग, विल डू दैट. सीएन सर ने बोले थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाने को. एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन एक सीक्वेंस में चलेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल इंटरेक्शन में आता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है. समझ में आ रही बात. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, जैसे मैंने समझाया था कि बॉन्ड 2 तरह के होते हैं. जैसे समझाया था कि लड़का जा रहा है रास्ते में, ठीक है, रास्ते में समोसे के ठेले में उसको समोसा खाने का मन कर गया. ठेले से जैसे ही थोड़ा दूर निकला, समोसा खाने की इच्छा खत्म होगी, बगल में कचौड़ियां बन रही थी, तो कचौड़ी खाने की इच्छा हो गई उसको. तो दैट काइंड ऑफ फोर्स, वो फोर्सेज हैं. तो अपन एक सीक्वेंस में चलेंगे बिकॉज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इज दैट क्लियर. तो उसमें ही चल पाएंगे हम लोग. थोड़ा सा रुक जाओ, एक सीक्वेंस है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे आसान टॉपिक है, इट वोंट बी अ डिफिकल्ट थिंग. अभी तुम बेसिक, जैसे यदि तुम्हें ऑर्गेनिक में उसकी जरूरत पड़ रही है एवरीबॉडी, यदि तुम्हें ऑर्गेनिक में उसकी जरूरत पड़ रही है, तो बस इतना मान के चलो कि जब भी हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है. तो जब भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, लेट्स से इट इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है. फाइन. नाउ लेट अस कम डाउन टू आवर टॉपिक. देखो, लास्ट क्लास में एक बार टॉपिक रिमाइंड कराना मुझे, हमने कहाँ तक किया था, कहाँ तक किया था एग्जैक्टली, ये बता देना सिर्फ. हाँ, ऑक्सो एसिड्स की बात हम लोग कर रहे थे. तो आई थिंक ये एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ कि बच्चे क्योंकि भूल गए होंगे, काफी दिन हो गया है. तो देखो, हमने सीखा था कि नॉमेनक्लेचर याद करो, हमने स्टार्ट किया था जैसे हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड, इस तरह से था, राइट. हाइपोब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक, पर ब्रोमिक एसिड, इस तरह से था. हाँ, फिर से मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा बेटा तुम्हें, ठीक है. फिर हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमेरिक एसिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉल्ट्स, याद होगा तुम्हें, पॉलीमेरिक एसिड्स और पॉलीमेरिक सॉल्ट्स. तो अब वहां पे क्या बात हुई थी कि डाइमर जो होता है, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है एवरीबॉडी. जो डाइमर होता है जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरीबॉडी. उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं. व्हाट इज दैट प्रीफिक्स एवरीबॉडी. वो प्रीफिक्स क्या है, पाइरो है. सबको पता है पाइरो. और यदि पॉलीमर होता है तो मेटा. तो ये हमने बेसिक बातें करी थी, आई होप ये आपको सबको याद होगा, ठीक है. और हाँ, एक चीज और बताया था, ऑर्थो, याद है, जैसे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, तो ऑर्थो कब यूज करते हैं एवरीबॉडी, ऑर्थो कब यूज करते हैं. ऑर्थो हर मोनोमर के लिए यूज नहीं करते, ऐसे एक मोनोमर्स के लिए यूज करते हैं जो बड़े लंबे चेन ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट्स जो होते हैं ना, दे आर नेचुरली फाउंड पॉलीमर्स जो कि हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है. तो जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं,
उनके मोनोमर के लिए हम लोग एक प्रीफिक्स यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थो. इज दैट क्लियर? फाइन. मेटा का प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन करो. भावेश विल डू दैट, डोंट वरी, वो तो हम लोग करने वाले ही हैं. मैं तो अभी एक रिवीजन दे रहा हूं तुम्हें कि हम लोग करने वाले क्या. लेट अस टॉक अबाउट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहे थे, राइट? लेट अस राइट इट H3PO4. ठीक है, तो ये है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है एवरीबॉडी, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड. अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलीमराइज करता है, तो तुमने ये सीखी होगी बात कि ये जो OH है बॉन्ड, यहाँ से एक OH निकालते हैं और यहाँ से एक H निकालते हैं, तो इससे H2O निकलता है. तो हमने सीखा था कि OH क्या करता है, इसको गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा एंड इट विल गिव यू मेथड फॉर पॉलीमराइजेशन. इज दैट क्लियर? इससे पॉलीमर बनता है. तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जितने OH है उसके इतने ही हाथ हैं, इस तरह से समझ लो. ठीक है, उतने अवेलेबल हैंड्स है और उतने हैंडशेक्स वो कर सकता है. तो इस तरह से हमने सीखा था कि ये जो है ये क्या करेगा, इस तरह का डाइमर बना देगा. ठीक है, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है ना, अब ये डाइमर बनाएगा. अब देखो, अब जैसे ये तो सबने लिखा ही होगा पिछले बार. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स जोड़ना, पॉलीमर मतलब मोर देन वन, ज्यादा. तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ द कंपाउंड H3PO4. तो अब देखो इसके कितने अवेलेबल हाथ हैं. OH को हमने एक हाथ बताया, तो अब बताओ ये डाइमर बना सकता है? एवरीबॉडी, डाइमर बना सकता है? इज दैट क्लियर? ओके, पॉलीमर बना सकता है कि नहीं बना सकता? एवरीबॉडी, पॉलीमर बना सकता है क्या? ये बना सकता है. ठीक है, तो ये डाइमर और पॉलीमर दोनों बना सकता है, राइट? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड. ये तो सबको सिस्टम याद हो गया होगा. देखो ये कुछ बेसिक सिस्टम है, आपको याद करना होगा. ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज H3PO4. फाइन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कंपाउंड. ये अपने पास एक कंपाउंड है, जस्ट मिनट. इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी, बताइए. नाम तो तुम्हें बताना ही चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए. इसका नाम क्या होगा? H3PO3 है ये. अरे बताओ, जल्दी बताओ. H3PO3 का नाम हमने सीखा है ना लास्ट क्लास में. एवरीबॉडी, व्हाट इज इट्स नेम? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम होगा बताओ? फॉस्फोरस एसिड. गुड. अच्छा, इसका नाम क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका नाम क्या होगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड. ये नाम तो याद होगा सबको. फॉस्फोरस, यार क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने. सी, टेल मी वन थिंग, ये बताओ, ये वाला जो कंपाउंड है ये डाइमर बना सकता है क्या? एवरीबॉडी, इसके पास दो हाथ है तो डाइमर बना सकता है. पॉलीमर बना सकता है? पॉलीमर क्यों नहीं बना सकता है? दो हाथ है ना. अरे पॉलीमर बनाने के लिए क्या है, लंबे चेन बनाने के लिए एक तरफ से इधर हाथ चाहिए और एक तरफ से इधर हाथ चाहिए. सपोज ये इंसान है, इसके दो हाथ है, तो ये चेन बना सकता है ना एवरीबॉडी. तो चेन बनाने के लिए दो हाथ चाहिए, तो ये चेन बनाता जाएगा. तो इसके पास पॉलीमर बन सकता है, दो हाथ है इसके पास एवरीबॉडी. इज दैट क्लियर? और ये बताओ, ये डाइमर बना सकता है क्या? एवरीबॉडी, ये डाइमर तो बना ही सकता है. ये पॉलीमर बना सकता है? नहीं. तो अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, वो ज्यादातर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ही होते हैं. समझ में आ रहा है क्यों एवरीबॉडी? जो एनिमल बोन होता है उसमें मोस्टली फॉस्फेट होता है, और जो भी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं वो H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ही होते हैं. ये बात सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो
इसका रीजन यही है कि वो सबसे आसानी से पॉलीमर बना सकता है, वो लंबे चेन ऑफ कंपाउंड को आसानी से बना सकता है बिकॉज उसके पास 3 OH ग्रुप्स हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स जो हैं वो कैसे हम पता करते हैं। ठीक है, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू, देखो अब बात है कि तुमसे ऐसे पूछा जाए कि क्वेश्चन है कि H3PO4 का डाइमर क्या होगा, तो H3PO4 डाइमर कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा है? 2H3PO4 लिख दो, हो गया H6P2O8, और जब डाइमर बनेगा तो एक H2O निकलता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये क्या आया, H4P2O7, तो ये इसका डाइमर होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हमने क्या किया, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना था, तो हमने क्या किया, पहले 2 बार लिख दिया और उसके बाद एक पानी निकाल दिया। नॉर्मली होता यही है, एक पानी निकलता है। तो ये हो गया, यदि ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है तो ये पायरो हो गया। दिस इज डाइमराइजेशन एंड दिस इज द डाइमर। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा? अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो फिर से एक H2O निकाल सकते हैं हम लोग, उस तरह से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो पॉलीमराइज करोगे तो फिर से वैसा चलता जाएगा। लाइकवाइज तुम्हारे पास ये है, लेट्स से H3PO3, तो इसका जो डाइमर बनाएंगे वो क्या होगा, H6P2O6। अब उसमें से निकालो H2O, तो आएगा H4P2O5। याद है श्रेयस, तुमने पूछा था कि H4P2O5 नॉर्मल रूल्स में क्यों नहीं फिट बैठता? ये तुमने सवाल पूछा था, इसमें ऑक्सी लिंकेज होता है, मैंने बताया था तुम्हें। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बड़ा रेयर पॉलीमर है। नॉर्मली ये देखो पॉलीमराइज करेगा तो यहाँ पे पी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली ऐसा होता है क्या, दिस इज H4P2O5, इसमें पीओपी बॉन्ड होना नहीं चाहिए था, बट एक्चुअली ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर का है ही नहीं, H3PO3 का है, जो कि रेयरली बनता है, आसानी से बनता भी नहीं है, और ये नेचर में पॉलीमर मिलता भी कम ही है। ठीक है, बट हाँ मिल सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए एक्सेप्शन है। नॉर्मली ये कंपाउंड नेचर में नहीं मिलता है आसानी से, और मैंने लिखा था कि नॉर्मली ये एक एक्सेप्शन होता है कि H4P2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, फिर भी हम एक ऑक्सी लिंकेज बनाते हैं। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? ये लिख लो, फिर राइट इट डाउन। ऊपर वाला पार्ट सबने लिख लिया था ना? ओके, ये वाला पार्ट लिख लिया सबने? अच्छा, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। पायरोफॉस्फोरस एसिड। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ बोलो, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखो साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड मैंने बताया था, साइक्लिक एसिड ऑफ H3PO4। एवरीबॉडी वो बता दिया था ना मैंने, मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, राइट डाउन द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द पॉलीमर ऑफ H3PO3। ठीक है, स्क्रॉल करूँ अब।
इसका देखो मेटाफॉस्फोरस एसिड। अच्छा एक बात बताओ, इसका पॉलीमर एसिड होगा? एवरीबॉडी जरा समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसका पॉलीमर एसिड है क्या? यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है। देखो यहां से तुमने निकाल दिया H2 एक, और सब इधर से OH निकाला, इधर से H निकाला, और बगल वाले से OH निकाल दिया, इस तरह से। तो अब देखो जरा क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह से बन गया, और इसका होल N, तो ये क्या है? दिस इज HPO, दिस इज HPO2 होल N, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसका रिपीटिंग मोनोमर हमने कैसे लिखा है, HPO2 होल N, समझ में आया? इसका नाम क्या देंगे पता है? दिस इज मेटाफॉस्फोरस एनहाइड्राइड। ये एसिड है ही नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये एसिड है ही नहीं, इससे सारा पानी निकाल लिया गया है, तो इसको एनहाइड्राइड नाम देते हैं। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्रस, समझते हो? एनहाइड्रस जैसे पानी निकाल लिया गया, जैसे पानी निकल गया उसको एनहाइड्राइज बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे मेटाफॉस्फोरस एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिड है ही नहीं। अब देख लो, OH कोई निकलने लायक है ही नहीं, हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो एसिड और एनहाइड्राइड को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? जैसे तुम्हें बोला है ना कि पॉलीमर बताओ H3PO3 का, तो H3PO3 का जो पॉलीमर बनाया तुमने, स्ट्रक्चर बना करके देखा, उसमें तुम्हें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है क्या, जो कि निकल के पानी में एसिडिक कैरेक्टर जनरेट कर दे? श्रेयस ये बताओ, तो तुम इसको क्या बोलोगे? ही नहीं ना एसिड, तुम इसको बोलोगे एनहाइड्राइड, क्योंकि कोई OH बॉन्ड इसमें है ही नहीं। तो उस तरह से पता करोगे तुम। इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? ओके अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दिया कि जैसे HClO4 है, HClO4 जो है, इसका नाम तुम्हें पता ही होगा, इसका नाम क्या है एवरीबॉडी? इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है एवरीबॉडी, इसका नाम पर क्लोरिक एसिड है। एक सेकंड, तो ये OH है और ये OH है, तो अब जैसे मान लो ये कंपाउंड बनेगा, तो H2O तुमने निकाल दिया, तो अब क्या बनेगा एवरीबॉडी जरा बताओ? Cl2O7 बोलते हैं। तो इसको क्या नाम देंगे पता है? इसको बोलेंगे पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, या फिर सॉरी पायरो पर क्लोरिक एनहाइड्राइड। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? या फिर ऐसा इसका नॉर्मल नाम ऐसे भी देते हैं, क्लोरीन 7 ऑक्साइड, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। IUPAC में ये भी नाम चलता है, बट ये भी चलता है पायरो पर क्लोरिक एनहाइड्राइड। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये कुछ कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है, और एक्चुअली में बताने का ऑब्जेक्टिव यही है कि मान लो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दे कि पर पायरो पर क्लोरिक एनहाइड्राइड का बताइए कि मतलब कुछ भी बॉन्डिंग रिलेटेड पूछ ले, कितने बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो उसको बताने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना स्ट्रक्चर क्या होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाए, लिख लिया सबने? ओके अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है? नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है किसका? एसिड का।
डन सिद्धेश? जो है देखो, नेमिंग यदि हमें सीखना है अभी, तो नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स कैसे समझ में आ रहा है? देखो, ये एक है कंपाउंड बोरॉन, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। और ये भी एक ऑक्सो एसिड है सिलिकॉन का, इसको क्या बोलते हैं पता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सिलिसिक एसिड। अच्छा, तुमने ग्लास देखा है एवरीबॉडी? ग्लास, शीशा, कांच देखा ही होगा। तो उसमें दो प्रॉपर्टी, एक तो होता है बोरेट। अब ग्लास क्या है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ बोरेट्स एंड सिलिकेट। वो बोरेट और सिलिकेट का पॉलीमर है। बोरेट जो है, सिलिका, हाँ सिलिका इज ए पॉलीमर एक्चुअली। तो अभी देखो क्या है, जो बोरेट्स होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट कलर जनरेट करते हैं, और जो सिलिकेट्स होते हैं ना वो स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं। ठीक है, बोरेट्स क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट कलर जनरेट करते हैं, और जो सिलिकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं एवरीबॉडी? सिलिकेट्स जनरेट करते हैं स्ट्रेंथ। तो अब ये भी एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, इसलिए यहाँ भी ऑर्थोबोरिक एसिड और ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो? अब देखो, मान लो जैसे तुमने इसको रिएक्ट करा दिया, इसको रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ, 3 मोल NaOH के साथ, तो तुम्हें मिल जाएगा BO माइनस Na प्लस, H प्लस की जगह पे Na प्लस आ जाएगा। दिस इज Si सिलिकॉन। Si क्या है? क्या Ca मतलब क्या पूछना चाह रहे हो ध्रुवील? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? Si इज द सेंट्रल एटम। हाँ, वो तो सेंट्रल एटम है ही। तो अब देखो इसका नाम क्या आएगा? जैसे ये हो गया Na3BO3, तो इसका नाम होगा सोडियम बोरेट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसका नाम होगा सोडियम बोरेट। ये लिखते जाओ साथ में। अरे रुक तो जाओ, ग्लास का स्ट्रक्चर अभी इतना जल्दी थोड़ी बता सकते हैं, बड़ी चीज है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ग्लास का स्ट्रक्चर वैसे यहाँ नहीं पढ़ोगे एग्जैक्टली। अब मान लो, सी बीओ, ये जो पॉलीमराइज नहीं कर सकता एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मान लो ये पॉलीमराइज कर गया, यदि ये पॉलीमराइज कर गया तो ये OH और ये H निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ से OH और ये H निकल जाएगा, तो H2O बाहर। तो एवरीबॉडी इसका नाम क्या होगा? एवरीबॉडी इसका नाम क्या होगा? एवरीबॉडी इसका नाम बताओ। पायरोबोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये मान लो पायरोबोरिक एसिड के साथ तुमने रिएक्शन करा दिया 4 मोल NaOH का। क्योंकि क्यों? क्योंकि बोरॉन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, BOH होल थ्राइस में बोरॉन +3 है, और बोरॉन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है, इसलिए हाईएस्ट में इक लगाते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाईएस्ट में हमने इक पढ़ा था ना। अब इसमें जैसे सपोज 4 मोल तुमने NaOH डाल दिया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आ जाएगा
Na4B2, अब देखो O कितना है, 1 2 3 4 5, O5। तो इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी? ये जो सॉल्ट है इसका नाम क्या होगा? सोडियम पायरोबोरेट। इज दैट क्लियर? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। एक्चुअली मेरे तरफ भी एक कंस्ट्रक्शन का काम सामने में हो रहा है, तो उसकी वजह से शायद आ रहा होगा। इट विल बी फाइन नाउ, इट शुड बी फाइन नाउ। मैंने आई हैव क्लोज द विंडो। इज इट बेटर? इज इट बेटर एवरीवन? फाइन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सो इसका नाम क्या होगा? सोडियम पायरोबोरेट। लेट अस टॉक अबाउट दिस कंपाउंड नाउ। तो सोडियम पायरोबोरेट, आई होप इट इज क्लियर, राइट एवरीबॉडी? सोडियम पायरोबोरेट कैसे हुआ, समझ में आया? तो अब देखो मेटाबोरेट भी कर सकते हैं हम, कैसे देखते हैं। जैसे हमने इसका पॉली, ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? तो अब देखो इसका मेटाबोरेट हम कैसे बना सकते हैं। सी लेट अस से तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड। नाउ अब इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। सपोज इस तरह से कोई भी बीच वाला रिपीटिंग यूनिट हमने कंसीडर कर लिया। तो ये HOH, ठीक है, यहां से OH निकाले, यहां से H, फिर ये OH। तो अब जरा देखो तो ये क्या है, ये क्या बन गया? BOH O, और इस तरह से होल N। समझ में आया होगा? तो ये क्या बन गया? B लेट से HBO2 होल N। तो इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी? इसका नाम आएगा मेटाबोरिक एसिड, क्योंकि अभी भी OH है, राइट एवरीबॉडी? मेटाबोरिक एसिड। मान लो तुमने रिएक्ट कराया HBO2 होल N को किसके साथ? Na प्लस के साथ या फिर NaOH के साथ। तो अब क्या मिल जाएगा? NaBO2 होल N। तो एवरीबॉडी इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेटाबोरेट। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? इसका नाम होगा सोडियम मेटाबोरेट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये लिख लो। रिटन एवरीवन? ओके। नाउ एक बात बताओ, एल्यूमिनियम भी तो बोरॉन की तरह ही एक तरह का कंपाउंड बनाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो एल्यूमिनियम ही मेटा क्यों आया सिद्धेश? क्योंकि यहाँ पर ये पॉलीमर है ना। एवरीबॉडी मेटा क्यों आया यहाँ पे? सोडियम मेटाबोरेट क्यों आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, क्योंकि ये पॉलीमर है। समझ में आ रहा है सिद्धेश? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। देखो से ये तुम्हारे पास कंपाउंड है। अब देखो ये भी पॉलीमर बना सकता है। तो अब यहां से तुमने निकाला तो ये बन जाएगा H2O। तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, फिर से अब ये हो गया डाइमर इसका। ठीक है, अब मान लो तुम इसका इसका ये डाइमर है। नॉर्मली ये डाइमर इसका एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये इसका डाइमर है। ठीक है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है ना, इसलिए नेचुरली ये दोनों की तरह काम करता है। तो ये डाइमर के फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बनाता है नॉर्मली पॉलीमर। इसको सीधा गर्म करते जाओ, ये पॉलीमराइजेशन करने लगेगा। ठीक है,
इधर से H, इधर से OH, इधर से OH, इधर से H। हमने यहां से H2O निकाल दिया। तो अब ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया AlOH, ठीक है, सॉरी HAlO2 होल N। अब यदि तुम इसको एल्युमिनियम के साथ करवाओगे रिएक्ट, या फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, दिस इज लेट्स से HAlO2 होल N, इसका तुमने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, NaAlO2 मिलेगा। दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 तो नाम सुना होगा तुमने, ये तो नाम सुना होगा, ये बनता भी है, ऐसा नाम टेक्स्ट बुक में पहले कई बार देखा होगा, यदि पहले केमिस्ट्री में एक आध इस तरह के सॉल्ट के नाम देखे होंगे तुमने। तो इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो मेटा एल्यूमिनेट का मतलब पॉलीमराइज हुआ है पहले AlOH को थ्राइस, और उसके बाद ये कंपाउंड बना है। Everybody please write it down. डन। एक बात बताओ, डाइमर को क्या नाम दें? डाइमर को सोडियम ये नाम दे दो, जैसे ये तुम्हारा डाइमर है, तो जैसे मान लो, एक्चुअली डाइमर इसका एसिड के फॉर्म में रहता नहीं है, नॉर्मली पानी में रिएक्ट ही कर जाता है। जैसे तुमने इसको रिएक्ट करा दिया 4 NaOH के साथ, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, Na4, ठीक है। उसके बाद Al देखो कितना, 1 2 3 4 5, Na4Al2O5, तो इसका नाम होगा सोडियम पायरो एल्यूमिनेट, ठीक है। ये आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। जैसे मान लो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ने 3 बार पॉलीमराइज कर लिया, एवरीबॉडी, एल्यूमिनियम ने 3 बार पॉलीमराइज कर लिया, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? तो इधर AlOAl बनाएगा, इधर AlOAl बनाएगा, और इधर AlOAl बनाएगा। तो आधा ये बटा तो आधा इसको मिला, आधा ये लास्ट स्लाइड। ये कंफ्यूजन है, तो दिस इज HAlO2 होल N। ओके नाउ सी, अब मान लो एल्यूमिनियम ने 3 बार पॉलीमराइज कर सकता है, एवरीबॉडी, ये 3 बार पॉलीमराइज कर सकता है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि इसके 3 हाथ हैं। तो ऐसे पॉलीमर में ये ऑप्शन दोनों में बटा, तो इसको आधा मिलेगा, ये इसको आधा मिलेगा, ये समझ में आ रहा है? तो ये हुआ क्या, Al3/2O2, और ये होता है Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्यूमिना, जो कि एक और होता है। दिस इज एल्यूमिना, जो कि एक और है। देखो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 बार इस तरह से रह सकता है, आधा आधा। उसी तरह बोरॉन भी होता है, एल्यूमिना एक और है जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, Al2O3। उसी तरह बोरॉन भी है, BOH होल थ्राइस भी, मतलब इसने भी बना दिया इसी तरह से B2O3, ये भी इसका पॉलीमर है। हाँ ये पॉलीमर है, Al2O3 इज ए पॉलीमर, B2O3 इज आल्सो ए पॉलीमर। इनफैक्ट ग्रुप 13 के जितने भी कंपाउंड है ना इस तरह के, सब पॉलीमर हैं। जैसे बोरॉन बनाता है B2O3, एल्यूमिनियम बनाता है क्या, Al2O3, ठीक है, गैलियम बनाता है Ga2O3,
फिर इंडियम बनाता है In2O3, बट थैलियम नहीं बनाता इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, थैलियम Tl2O ही बनाता है। ये सबके सब पॉलीमर है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, एवरीबॉडी रिटन? ओके, अच्छा सिलिकॉन भी इसी तरह से कर सकता है क्या? सिलिकॉन भी तो इसी तरह से, सिलिकॉन का केस हमने किया है कवर, ये सिर्फ बोरॉन का ही कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, सिर्फ बोरॉन का ही केस किया है, सिलिकॉन का ही तो खुद बता सकते हो एवरीबॉडी, समझ गए हो ना आप? तो एवरीबॉडी समझ गए होगे। अब जैसे मान लो SiOH होल 4 है, तो इसका जब डाइमराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? H8, देखो क्योंकि 2 4 है ना, तो H8 Si2O8, ये समझ में आया? H8 सॉरी, H8 Si2O8 ऐसा लिख देते हैं। H8, अरे यार 8 लिखा ही नहीं जा रहा है, जस्ट अ मिनट। H8 Si2O8, ठीक है, इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी? इसमें से एक पानी निकालेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? H6 Si2O7, तो एवरीबॉडी इसका नाम क्या होगा? दिस इज पायरोसिलिसिक एसिड। अच्छा, अब एक चीज खास बात है, ये 4 है ना, तो ये 4 बार बॉन्ड बना सकता है, 4 बार इसके पॉलीमराइजेशन हो सकता है 4 तरह से, ठीक है? तो 2 बार किया तो ठीक है, 2 बार किया, जैसे कि यहाँ तो एक ही बार किया है ना, समझ में आ रहा है? 2 बार किया तो मेटा हो जाएगा, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी यस और नो कुछ तो बोलो। ठीक है, 2 बार पॉलीमराइजेशन करेगा मतलब, अरे 2 बार का मतलब, ये तुम्हें पायरोसिलिक एसिड में डाउट है श्रेयस, किसमें डाउट है तुम्हें? तो किस में डाउट है? मेटा में डाउट है? यहाँ से OH और एक H, देखो यहाँ से OH और एक H, तो यहाँ से OH निकाला तो इधर से H निकालेंगे और इधर से OH निकाल देंगे, समझ में आ रही है बात? अब 2H2 हमने निकाल दिया, तो अब तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब हमें मिल जाएगा, देखो क्या, H2Si और उसके बाद कितना? O3, ठीक है, ये हमारा पॉलीमर है, तो ये होगा मेटा मेटासिलिसिक एसिड, जस्ट सिलिसिक, मेटासिलिसिक एसिड, ठीक है एवरीबॉडी? और इसका नाम क्या होगा? H2SiO3 के साथ यदि 2 NaOH रिएक्ट करा दिया तुमने, तो Na2SiO3, इसका नाम सुना है? दिस इज सोडियम मेटासिलिकेट। एवरीबॉडी डन? तो ये आसान चीज है, अब देखो आराम से बताते जाओ। सी, सिलिकॉन 4 बार पॉलीमराइजेशन कर सकता है, सिस्टम तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? लिख लो भावेश।
ओके ठीक, अब देखो क्या है, तुमसे यदि पूछा गया कि जैसे SiOH है तो वो 4 बार पॉलीमराइज कर सकता है, तो चारों बार पॉलीमराइज कर जाएगा तो क्या होगा, देखो SiO O O O, मतलब ये अलग अलग Si के साथ बॉन्डेड है। तो अब देखो यहाँ 1/2, एवरीबॉडी यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, Si 1 और ऑक्सीजन 4 into 1/2, तो ये होगा SiO2, दिस इज कॉल्ड सिलिका, और ये नेचुरली मिलता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये तो एक पॉलीमर है ना जिसमें चारों डायमेंशन में हो गया पॉलीमराइज। और ग्लास देखो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर नहीं होता है, ग्लास बनाया जाता है, उसमें एक सर्टेन कॉम्पोजिशन में बोरेट और सिलिकेट को मिलाया जाता है, और बोरेट ट्रांसपेरेंसी जनरेट करता है और सिलिकेट जो है स्ट्रेंथ जनरेट करता है। So on the basis of that things are decided. 1/2 क्या है, अरे देखो मान लो सोनाली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे मान लो ये सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये इसको आधा मिला और ये इसको आधा मिला, ये समझ में आ रहा है? अरे दो बच्चों के बीच में एक चिप्स का पैकेट है और दोनों बच्चे एक जैसे हैं, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन दोनों में बट रहा है तो आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, तो ये 4 जगह पे शेयर कर रहा है, तो चारों जगह से आधा आधा हाफ हाफ हाफ, 4 कंट्रीब्यूशन हो गया, so that way it becomes SiO4 into 1/2 and that is SiO2. Is that clear? ग्लास का स्ट्रक्चर तुम केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी पढ़ोगे, ग्लास में कुछ बोरेट और सिलिकेट होते हैं अरेंज्ड, ठीक है? क्यूरियोसिटी के लिए तुम ये समझ लो कि जैसे सिलिकेट है ना, उसके जगह पे तुम डाल दो कुछ बोरेट, ठीक है? सिलिकेट और बोरेट के मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं वो, ठीक है श्रेयस? फाइन। अच्छा एक छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है? H3PO4 के 10 यूनिट्स पॉलीमराइज करके एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, लीनियर पॉलीमर, तो बताओ कि मास ऑफ वाटर रिमूव्ड, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार इन द अबव रिएक्शन, ये क्वेश्चन है पहला, मास ऑफ वाटर रिमूव्ड इन द अबव रिएक्शन। लीनियर पॉलीमर मतलब समझते हो ना? नहीं नहीं गलत है आंसर, एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, हाँ कौन? यस स्पीकिंग। हेलो, actually I'll call you later, I'm really busy right now. Yeah, I'll call you in this number. Okay, actually 162 gram, now that is the correct answer. Sarayu and Rajat, your answers are correct. अरे देखो यही ट्रिकी क्वेश्चन है, और पता है एग्जाम में ना 180 ग्राम सबसे पहला ऑप्शन दिया था, नॉर्मली तुम एग्जाम में देखोगे तो 180 ग्राम लिखा रहेगा ऑप्शन ए, तुम टिक मार करके आगे चल जाओगे। एक बात बताओ, जैसे राम है और श्याम है, ये दोनों दोस्त हैं, तो इन्होंने कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया ना। अब आ गया लेट से कोई बंदा आ गया पी नाम से, ठीक है, तो अब इसने कितना बॉन्ड बनाया एवरीबॉडी, जरा ये बताओ। अब तो 2 बनाया, तो अब समझ रहे हो 3 मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, 2 लोगों को जोड़ने के लिए 1 बॉन्ड चाहिए, समझ में आ रहा है? लेट से ए और बी को जोड़ने के लिए 1 बॉन्ड चाहिए, 3 लोगों को जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, 4 लोगों को जोड़ने के लिए 3 बॉन्ड चाहिए, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब NH3PO4
पॉलीमराइज करके लीनियर पॉलीमर बनाएगा तो इसमें से N-1H2O निकलेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो अब जब तुमने 10 H2O H3PO4 लिखा है तो यहाँ -9H2O लिखोगे, फिर पॉलीमर बनाओगे लीनियर पॉलीमर, वो तो ठीक ही है। ये तो समझ में आया होगा ना? Everybody, is that clear? यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलेंगे। तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपको समझ में आ गई होगी जब बात, तो 9 मॉलिक्यूल H2O का कितना मास होगा? मास ऑफ 9 मॉलिक्यूल्स क्या होगा एवरीबॉडी? 9 मोल कितना होगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 18 162। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। लिख लिया था ना सबने? रिटन और नॉट? 9 कैसे, प्लीज फिर से। आदित्य, यार देखो समझने की बात है, मान लो आदित्य और उज्जवल तुम लोग दोस्त हो। एक्चुअली रिसेंट चैट तुम लोग के लिए है इसलिए बोल रहा हूँ। अब तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग हाथ मिलाओगे तो एक ही बॉन्ड बनाओगे ना? समझ में आ रहा है? तो जब दो मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करते हैं आदित्य, तो कितना पानी निकलता है? एक निकलता है ना। 3 करेंगे तो 2 निकलेगा। देख लो हमने क्या किया है। 3 मॉलिक्यूल जोड़े थे तो यहाँ 2 पानी निकाला था, देख लो। 4 करेंगे तो 3 निकलेंगे। 10 करेंगे तो कितने निकलेंगे? 10 करेंगे तो कितने निकलेंगे? लीनियर पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है? 9 निकलेंगे। नेक्स्ट है H3PO4 के 9 यूनिट्स कंबाइन करके एक साइक्लिक पॉलीमर बता रहे हैं। अब बताओ, कैलकुलेट, माइनस कुछ पानी निकला, कैलकुलेट मास ऑफ H2O, कैलकुलेट मास ऑफ H2O रिमूव्ड। अब बताओ कितना होगा एवरीबॉडी? अब कितना होगा जरा बताओ? 162 ग्राम, 126, 162। अब ये समझ में आ रहा है कि अब साइकिल बनाने के लिए देखो क्या होता है। साइकिल जब दो लोग मिलके 3 लोग मिलके बनाए तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? 4 बनाएंगे तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 5 बनाएंगे तो कितने बन रहे हैं? देखो 5 बन रहे हैं। 6 में 6 बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो 9 में 9 बनेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे 9 moles of H2O will be removed. तो मास ऑफ H2O रिमूव्ड आएगा 9 into 18, so that is 162 ग्राम। तो साइक्लिक पॉलीमर में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जब NH3PO4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम -NH2O ही लिखेंगे और ये हो जाएगा साइक्लिक पॉलीमर। ठीक है एवरीबॉडी? चलो अब हम थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर। इनके नाम बताते जाओ। KBO2, इसका नाम क्या है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसका नाम क्या है? KBO2। एवरीबॉडी व्हाट इज इट्स नेम? पोटेशियम ऑर्थोबोराइट? नहीं नहीं, बोरस एसिड। अरे ये एसिड है क्या? पोटेशियम बोरेट, पोटेशियम बोरेट, बोराइट, कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। अरे यार ये पोटेशियम मेटाबोरेट है। ये समझ में आया किसी को एवरीबॉडी? ये समझ में आया?
नहीं समझ में आया? ओके ओके एक्चुअली में ऐसा मुश्किल है नहीं। देखो, यदि तुम्हारे पास BOH होल थ्राइस है तो अब इसका एक पैटर्न देखो, यदि तुम समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुमने इसको सिद्धेश, अरे वो पॉलीमरिक यूनिट है, आई विल टेल यू श्रेयस। लिख लिया सिद्धेश? सिद्धेश लिखा ये? अब देखो, वो फाइनल पॉलीमर में एक ही, अरे श्रेयस एक बात बताओ, मान लो तुमने NaCl बोला, तुम नमक खाते हो तो तुम एक यूनिट खाते हो क्या? When I say NaCl, so do I mean one unit? So it is the polymerized unit. जब हम KBO2 लिख रहे हैं तो उसका एक यूनिट लिखते हैं। अब जैसे देखो Na ये आ जाएगा, ये देखो क्या है, कुछ इस तरह से। So this is Na3BO3. This is sodium, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बोरेट बोलेंगे। अब जरा एक बात देखो, जो नॉर्मल रिपीटिंग यूनिट है उसमें कितना है एवरीबॉडी? इसमें एक बोरॉन पे 3 ऑक्सीजन होता है। इज दैट क्लियर? इसमें ये जो नॉर्मल बोरेट है उसमें एक बोरॉन पे 3 होता है। अब पायरो में क्या लगता है तुम्हें? एक शेयर हो जाएगा ना एवरीबॉडी, पायरो में एक शेयर हो जाएगा। तो अब एक बोरॉन पे कितना ऑक्सीजन होगा बताओ? अब एक बोरॉन पे एक शेयर हो गया तो आधा कम हो जाएगा ना। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये क्या होगा, जैसे तुमने इसको 4 NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो तुम्हें मिल जाएगा Na4B2। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 O5। अब ये है B2O5 4 नेगेटिव, यानी BO2.5 2 नेगेटिव, यानी डाइमर में 2.5 हो जाएगा एवरीबॉडी। डाइमर में एक बोरॉन पे आधा कम चला गया, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हें कुछ चीज शेयर करनी थी, तुम्हारे पास 3 चिप्स के पैकेट थे और एक चिप्स तुम्हें के पैकेट में शेयर करना है अपने दोस्त के साथ, तो अब तुम्हारे पास 2.5 है। तो डाइमर में जैसे ही डाइमर बनेगा ना तो 0.5 कम हो जाएगा, और पॉलीमर में फिर 0.5 कम होगा, तो ये KBO2 है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये एवरीबॉडी KBO2 का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये पॉलीमर है। कितने लोग को समझ में आया ये बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। कितने लोग को समझ में आ गया ये और कितने लोग को नहीं समझ में आया? क्योंकि देखो एग्जाम में या फिर कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन यदि मिलता है तो कोई बताएगा थोड़ी कि पॉलीमर है डाइमर है, तुमको खुद पहचानना पड़ेगा। लास्ट वाला नहीं समझा सोनाली गायकवाड़? कोई बात नहीं। देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली जो बोरॉन है BOH होल थ्राइस है, जो कंपाउंड, नॉर्मली ये जो कंपाउंड है इसमें एक बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन है। ये समझ में आ रहा है? अरे ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि एक बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन है। तो जो नॉर्मल मोनोमर है, मतलब जिसमें एक यूनिट है, उसमें एक ऑक्सीजन के साथ 3 बोरॉन है, राइट? तो हम इसको बोलते हैं सोडियम बोरेट। अब जब एक डाइमर बनेगा तो एक ऑक्सीजन शेयर हो जाता है ना, आधा आधा बढ़ जाता है दोनों में। तो अब ये 3 से 2.5 हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया? जब मोनोमर से डाइमर बना तो ऑक्सीजन आधा हो जाएगा, यानी 3 से 2.5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो? हाफ दे दिया ना, शेयर करने का मतलब क्या है? आधा दे देगा। अब मान लो तुमने पॉलीमर की बात कर ली, पॉलीमर की बात कर ली, इन दैट केस क्या होगा? अब देखो पॉलीमर में आधा इधर से भी जाएगा इसका और आधा इधर से भी जाएगा, तो क्या आएगा? HB, एक यहाँ पे और आधा आधा यहाँ, BO2 होल N H, वही तो बता रहा हूं। तो अब देखो नॉर्मली तुम्हें पता है कि यदि जैसे इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये आया NaBO2। तो तुम्हें पता है कि बोरेट तो ऑब्वियसली, अरे सॉल्ट बनता क्या है? एसिड बेस के रिएक्शन से ही तो सॉल्ट बनता है, ये तो सबको पता है ना एवरीबॉडी। सॉल्ट बनता कैसा है? एसिड और बेस के रिएक्शन से ही तो बनता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो अब यदि तुम्हारे पास NaBO2 है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये BO3 से ही आ रहा है, और 3 की जगह 2 हो गया, यानी इसने 2 बार पॉलीमराइज किया होगा। तो ये क्या होगा एवरीबॉडी?
सोडियम मेटाबोरेट। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है KBO2, ये पोटेशियम मेटाबोरेट कैसे हुआ, ये समझ में आया या नहीं आया? Everybody, is that clear? I hope it is clear, right? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, मान लो जैसे तुम्हारे पास है K4B2O5, इसका नाम क्या होगा? या फिर K4Al2O5, तो इसका नाम क्या होगा, जरा बताओ। अब तो आसान है। पहले वाले का नाम पोटेशियम पायरोबोरेट। गुड। पोटेशियम में डबल एस होता है। और दूसरा का पोटेशियम पायरो एल्यूमिनेट। एवरीडे, आई होप इट इज क्लियर। तो उसी तरह से सिलिकॉन के केस में भी तुम पता कर सकते हो। देखो सिलिकॉन के केस में तुम कैसे पता कर सकते हो, SiOH होल 4 होता है, तुम इसमें 4 मोल NaOH डालोगे तो Na4SiO4 हो जाएगा। तो ये है सोडियम सिलिकेट। अब मान लो तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा आ गया, SiO3.5, कुछ ये आया, कुछ ये बेसिक इंपीरियड आया, तो ये बताओ क्या है, ये टाइमर है ना एवरीबॉडी। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास कोई ये यूनिट है SiO3.5, तो वो टाइमर होगा। SiO3 आ गया तो एवरीबॉडी ये क्या होगा, पॉलीमर होगा ना, ऐसे तुम पहचानोगे। जैसे तुम्हारे पास लेट से तुम्हारे पास दे दिया K2SiO3, तो ये क्या होगा एवरीबॉडी, ये होगा पोटेशियम मेटासिलिकेट। और ये सपोज तुम्हारे पास कुछ अलग होगा K4Si, तो उसी तरह से तुम करते जाओगे। ये समझ में आ रहा होगा। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह कर दिया SiO2.5, तो इसने 3 बार 3 टाइम्स डाइमराइजेशन, 3 बार डाइमराइज किया है। और SiO2 है तो 4 बार किया, SiO2 के लिए 4 बार किया। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तुम फॉर्मूला देख के बता सकते हो ना कि किसने कितने बार पॉलीमराइज किया है, डाइमराइज किया है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके। देखो ये हमने पढ़ लिया क्या, अभी हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखो ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ऑब्वियसली पार्ट है, क्योंकि हमें तो यही चीज पढ़नी थी। अब हम पढ़ सकते हैं आगे के टॉपिक्स। डन। तो अभी इसकी रिवीजन की जरूरत तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। देखो मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने सीखा है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना लीनियर कंपाउंड्स के, ठीक है, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के। उसके बाद हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ा, हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा, ठीक है, ये सारी चीजें सीखी। एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया हमने। फिर हमने क्या सीखा उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए, नोमेनक्लेचर का सिस्टम सीखा, ठीक है। तो अब जो है हमें बहुत सारी चीजें आती हैं रिलेटिवली कि हम कैसे पता, हम अब इतना तो जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड लेट्स से सॉल्ट है, कौन सा पॉलीमरिक सॉल्ट है, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर का कैसा सिस्टम है। तो हमें अब एक काफी जानकारी है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। एवरीबॉडी, एक टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, ये नाम सुना है?
एवरीबॉडी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फॉर्मल चार्ज तो बेसिक है, एनसीईआरटी में भी दिया रहता है। तो किसी को आइडिया है व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर्मल चार्ज? एवरीबॉडी, और इसको फॉर्मल चार्ज क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया है? कुछ लोगों ने यदि पढ़ा है तो इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, तो एवरीबॉडी इसको फॉर्मल चार्ज क्यों बोलते हैं, कोई नाम रीजन होगा? फॉर्मल चार्ज, सी फॉर्मल चार्ज इज दी, it is the charge on atoms, it is the charge on atoms based on an hypothetical assumption, on an assumption लिखते हैं, in covalent bond, एक कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। इट इज कॉल्ड, सी यहां पर एक वैलिड पॉइंट है, यहां पे ध्यान दो, ये इट इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, इट इज नॉट द एक्चुअल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ना ही एक्चुअल चार्ज होता है ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मेलिटी समझते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, एवरीबॉडी फॉर्मेलिटी समझते हो ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम फॉर्मल बोल रहे हैं, मतलब कि एक्चुअली में कोई चार्ज है ही नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है। फॉर्मल चार्ज का एक डेफिनेशन होता है, तुमने पढ़ा होगा एवरीबॉडी। फॉर्मल, ये पहले लिख लो, एवरीबॉडी रिटन? ओके, तो देखो फॉर्मल चार्ज रिटन एज फॉर्मल चार्ज, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लोन पेयर में चले गए, लेट्स से जो द वंस इन लोन पेयर में जो गए, माइनस जो बॉन्डिंग में गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको निकालना बड़ा आसान है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के पास एवरीबॉडी, हाँ बेस्ड इन, आई विल टेल यू सुदेश क्या है वो assumption, सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4। ये समझ में आ रहा है सबको? ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। अब बताओ बॉन्डिंग में कितने हैं, मतलब तुम देख रहे हो कि बॉन्डिंग में कितने हैं टोटल, यहाँ पर तुम्हें 8 दिख रहे होंगे ना यहाँ पर, बट एक्चुअली में कार्बन के कितने हैं? 4 ही है ना। और नॉन बॉन्डिंग एनबी में कितने हैं? 0। तो अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया? फॉर्मल चार्ज क्या आया? फॉर्मल चार्ज आया 0। अब फॉर्मल चार्ज निकालना सबको समझ में आया? एवरीबॉडी फॉर्मल चार्ज निकालना आ रहा है नहीं आ रहा, ये पहले बता दो। अरे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है सीधा सा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो। V क्या है? VE इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE यहां पे मैंने जो लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो फ्रॉम वैलेंस, ऑब्वियसली। अरे तुमने सीखा है ना श्रेयस कि 2 आएगा, भावेश इज सेइंग 2 आएगा फॉर्मल चार्ज, कैसे भावेश बताओ? भावेश 2 कैसे आएगा? एक्चुअली में सरायो आई टेल यू, यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 है, बट टोटल यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में 8 हैं। तो तुम ये जो निकालोगे, देखो यहाँ 4 और यहाँ 4, तो बॉन्डिंग बाय 2 जो है ना वो 4 आएगा। तुम यदि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो तो 8 है, बट यदि बॉन्ड्स देखोगे तो 4 है, और नॉन बॉन्डिंग वाले 0 है। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। अच्छा, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। तो सीधा सा केस है, कार्बन के तो 4 ही रहेंगे। क्या 4 रहेंगे भावेश? कार्बन के 4 ही रहेंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख लिया था, कोई अलग चीज नहीं है। देखो होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई, हाँ ठीक है समझ गया मैं, हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड में गया, तो 4 बच गए, तो हम 2 लोन पेयर बना देते हैं। यही तरीका है ना अपने पास, एवरीबॉडी यही तरीका है। हम जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो 2 हमने बॉन्ड बना दिया, तो 2 लग गए उधर, 4 बच गए, तो हम 2 लोन पेयर बना देते हैं। तो जब हम इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज जब हम निकालेंगे, तो ये क्या आएगा? हमने सीखा है कि 6 इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल में, और 4 हमारे पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो ये हो गया उसमें लोन पेयर वाला। और बॉन्ड पेयर में तुम देखोगे तो 4 हैं, लेकिन इसके तो 2 ही हैं, तो अब ये तो हमेशा 0 आएगा। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल कन्वेंशनल कोवेलेंट बॉन्ड में, कन्वेंशनल कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 ही आता है। ये समझ में आ रहा होगा? अरे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गया, तो ये तो कभी जनरेट होगा नहीं ना चार्ज। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Okay, just give me 2 minutes. There is somebody on the door. I'll just get back. Just give me 2 minutes. जब तक आप इसको लिख सकते हैं। ओके, डन एवरीवन? हाँ, ऑक्सीजन में भी तुम फॉर्मल चार्ज निकाल लो, 0 ही आएगा भावेश। ऑक्सीजन का ही तो निकाला है हमने, हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, वो भी 0 आएगा। एवरीबॉडी यहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर निकाला है? ऑक्सीजन के ऊपर निकाला है। अच्छा, हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ध्रुविल? देखो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। तुम फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? H2O2 में कन्वेंशनल बॉन्ड का मतलब होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, कन्वेंशनल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सो लेट अस कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। देखो इसके सीधे समझ में आ रहा है, जो नॉर्मल हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एफसी इज फॉर्मल चार्ज, एफसी इज फॉर्मल चार्ज। अरे यार इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें। फॉर्मल चार्ज इज 0। फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन की बात करें हम कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना है फॉर्मल चार्ज। सो देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कुछ है नहीं, और 2/2, तो ये आ गया 0, तो कहीं भी फॉर्मल चार्ज नहीं आया। यहां तक तो समझ में आया? कन्वेंशनल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नॉर्मल बॉन्ड जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। H2O2 की बात कर रहे हो, H2O2 की बात कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन 1, दिस इज ऑक्सीजन 2।
तो O1 की बात कर लेते हैं। O1 को मैं लिखता हूं FC1, फॉर्मल चार्ज 1, चलेगा ना एवरीबॉडी? 6 इलेक्ट्रॉन 4 लोन पेयर, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये तो 0 ही आया ना। FC2 देखो, ये तो 0 ही आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और हाइड्रोजन के लिए भी 0 ही आएगा, देख लो। तो जब भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होता है तो कभी भी चार्ज नहीं आता, फॉर्मल चार्ज हमेशा तो 0 ही होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके। अच्छा, इसमें देखो तो SO3, SO3, इसमें फॉर्मल चार्ज आएगा? सल्फर के ऊपर निकालो, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 0, और यहां देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 12/2, ये भी 0। तो जब तुम नॉर्मल बॉन्डिंग कर रहे हो, जहां पे मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करवा रहे हो, तो फॉर्मल चार्ज कभी जनरेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जब भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उससे नॉर्मल अपना कन्वेंशनल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें फॉर्मल चार्ज कभी जनरेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज से यस और नो। तो अब बताओ कि फॉर्मल चार्ज जनरेट कब होगा एवरीबॉडी? फॉर्मल चार्ज जनरेट कब होगा पता है? कब ये होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। फॉर्मल चार्ज is generated, FC is formal charge. फॉर्मल चार्ज बेसिकली कोई एक्चुअल ऑक्सीडेशन, आई विल टेल यू। एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन चाहते हो क्या होता है? डेफिनेशन तो मैथमेटिकली ही इसको ऐसे लिखते हैं। फॉर्मल चार्ज को डिफाइन ही उस तरह से करते हैं, मैथमेटिकली ही करते हैं। इट इज जनरेटेड ओनली इन केस ऑफ, मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि फॉर्मल चार्ज आ गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अरे फॉर्मल चार्ज का मतलब देखो ये बताता है कि अनसिमेट्रिकल बॉन्डिंग है या नहीं। अनसिमेट्रिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम एक किताब खरीद रहे थे और तुमने पैसे लगाए आधे, और तुम्हारे दोस्त ने भी पैसे लगाए आधे, तो उसमें क्या होगा? किसी को किसी तरह से कोई कलेश, कोई दुख या फिर टेंशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि दोनों ने बराबर चार्ज लगाया, दोनों ने बराबर पैसा लगाया, ठीक है? और यदि एक ने डबल पैसा लगाया है और दूसरे ने कम लगाया है, तो वहां पे पता चलता है कि बॉन्डिंग सिमेट्रिकल नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, कोऑर्डिनेट टाइप का कुछ है। तो उस केस में चार्जेस जनरेट होते हैं, बट वो चार्जेस ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको फॉर्मल बोलते हैं। इसके ज्यादा और कोई रीजन नहीं है इसमें। फॉर्मल चार्ज सिर्फ ये बताता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग टाइप का कुछ है या नहीं है। एवरीबॉडी रिटन? ठीक है, अब यदि तुम्हें डेफिनेशन लिखना है, सी, यदि तुम्हें डेफिनेशन चाहिए तो इसका डेफिनेशन यदि लिख दूं मैं, सो इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज असाइंड, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, टू एन एटम in a molecule assuming that electrons in chemical bonds are shared equally among atoms, regardless of electronegativity। तो देखो ये डेफिनेशन हो जाएगा। ये तुम डेफिनेशन मांग रहे हो,
ये एक डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि यदि बॉन्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और जैसे एक बॉन्ड में एक ये इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन को मिला तो एक क्लोरीन को मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होंगे तो कभी चार्ज आएगा क्या एवरीबॉडी? ये लिखना है तो डेफिनेशन लिख लो। एवरीबॉडी रिटर्न। फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज होता ही नहीं है, ये फॉर्मल लिखा हुआ है। दिस इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, ये एक्चुअली में कोई चार्ज होता ही नहीं है। अरे एक्चुअली में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चार्ज पता चलेगा ना। एवरीबॉडी, मान लो तुम जानना चाहते हो कि मान लो दो पति पत्नी में कलेश है या नहीं है, जानना चाहते हो, तो एक को दूसरे की बुराई की और दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की, या फिर नए माहौल में ले गए और वो अलग हो गए, इसका मतलब कुछ दिक्कत था या फिर कोई दोस्तों में दिक्कत थी। दैट क्लियर? तो एक्चुअली में कोई डिफरेंस है या नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है। जैसे बॉन्ड ए और बी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस यदि नहीं है तो कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो चार्ज होगा, उसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली द चार्ज। और फॉर्मल चार्ज कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो सिर्फ बॉन्डिंग के कंसेप्ट के कुछ अजम्पशन है, इसका कोई खास ज्यादा एप्लीकेशन भी नहीं है, ठीक है एवरीबॉडी। एक्चुअली में फॉर्मल चार्ज कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं क्या है। अब जैसे ये मान लो ये ऑक्सीजन है, दिस इज सॉरी ओजोन, ये ओजोन हो गया। अब ओजोन में तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ओजोन में तो एवरीबॉडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना ये। मान लो ये ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। लेकिन एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी ऐसे ही लिखता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बताता है। तो अब देखो फॉर्मल चार्ज तुम निकालोगे तो अब फॉर्मल चार्ज एटम 1, एटम 2 और एटम 3 की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि यहाँ 6 होता है, 2 बॉन्ड बनाया, 4 बच गया। और इसने 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, तो इसके पास तो 2 ही बचेगा ना इलेक्ट्रॉन। और इसके पास तो 6 के 6 बचे हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो अब एटम 1 की बात करते हैं, O1। तो O1 के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 लोन पेयर बच गए, तो अब ये तो 0 आ रहा है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन 1 के ऊपर चार्ज 0 आया, इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग सारी कैसी है? कन्वेंशनल बॉन्डिंग है। इज दैट क्लियर? यानी ऑक्सीजन 1 ने सारे कोवलेंट कन्वेंशनल बॉन्डिंग ही करी है, एटम्स इक्वली शेयर हुए। तो एटम 2 की बात कर लेते हैं, जो 2 नंबर हमने मार्क किया। अब देखो यहाँ 6, अब लोन पेयर बच गया 2 और इधर 3, तो हम 6/2 लिखेंगे, तो अब +1 आया। अब +1 इसके ऊपर चार्ज का मतलब समझ रहे हो कि ये डोनेट कर रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट डोनर। +1 का मतलब ये कोऑर्डिनेट डोनर है और इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है एवरीबॉडी। इसका मतलब यही है कि ये कोऑर्डिनेट डोनर है। और जैसे इसका तो निकालो, 6 -6 और -2/2, ये -1, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब बताओ, यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज +1 आया और इसका -1 आया, बट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 0 है। तो एक्चुअली में पानी में डालने पे टूटेगा क्या? एवरीबॉडी, ये पानी में डालने पे टूटेगा क्या? नहीं। तो ये एक्चुअल चार्ज है क्या? एवरीबॉडी, इज इट द एक्चुअल चार्ज? नो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ये एक्चुअली में कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे ही डिफाइन किया गया है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये कोई एक्चुअल चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि पानी में डालने पे अलग हो ही नहीं रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। और ये तभी मिलेगा तुम्हें जब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग टाइप का कुछ हो जाए, या फिर कन्वेंशनल जो बॉन्ड हमने पढ़ा है कि आधा आधा इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट देगा, तो उस केस में जो है फॉर्मल चार्ज जनरेट होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है।
ये लिख लिया सबने? एवरीडे रिटन और नॉट? तो ये बात समझनी थी कि फॉर्मल चार्ज को फॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में वो चार्ज नहीं होता, पानी में डालने से अलग नहीं होता है। तो बॉन्डिंग के कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे चार्ज हम बता देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं और तुम्हें दे रहा हूँ एक, जैसे मान लो तुम्हारे पास है NH3, ठीक है? NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है BF3 को और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बट एनसीईआरटी का स्टाइल कुछ ऐसा है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी ऐसे ही दिखाएगा। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर निकालो फॉर्मल चार्ज, देखो क्या आता है। बेटी नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो, देखो क्या आएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे कोई तो बताओ, कोई नहीं बताएगा। 5, ठीक है। अब देखो लोन पेयर तो 0 है। अब देखो कितना, 8/2, तो 1 आ गया। अब बोरॉन के कितने होते हैं बताओ एवरीबॉडी? बोरॉन के ऊपर कितने होते हैं? बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है ना? तो अब देखो ये क्या है, सॉरी 8/4, जो 8/2 होना चाहिए, ये -1। ये इसका +1 आ रहा है और ये -1, यानी इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट डोनर है और ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेप्टर है। ठीक है? बट एक्चुअली में ये कोई चार्ज है, पानी में जाके अलग होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मल चार्ज का यूज क्या है, पढ़ते कैसे हैं बताओ? हम इसे फॉर्मल चार्ज निकाल के पता कर सकते हैं कि कहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग है और कहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हम फॉर्मल चार्ज निकाल करके पता कर सकते हैं कि कहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग है और कहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा देखो, आई होप आपने एक्सरसाइज 1 में फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस थे तो वो कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो आपका टॉपिक है ना, वी विल स्टार्ट विथ वीवीटी। वीवीटी स्टार्ट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वीवीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद सीखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है एवरीबॉडी? और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद हम पढ़ लेंगे, मतलब ये सारी चीजें हैं, आई टेल यू, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कुछ काफी डिजाइनदार बॉन्डिंग होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, वो कैसे चला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिजिकल इंटरेक्शन एंड फिजिकल, जो भी फिजिकल में रहेंगे फिजिकल बॉन्ड वो कर लेंगे। और फिर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। ठीक है एवरीबॉडी? क्योंकि देखो रेजोनेंस इसके बाद पढ़े तो ही है, तुम्हारे बुकलेट में रेजोनेंस पहले दे दिया है। ठीक है, तो हम इतना पढ़ेंगे तो ये तो बड़ा हाँ, श्रेय से बहुत बड़ा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है ना? तो मतलब एक बेसिक टॉपिक बोल सकते हो जिससे ज्यादातर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, अरे देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बेसिक दे सकता हूं मैं। ठीक है, एक बेसिक बता दूंगा तुम्हें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वैसा कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के चलो, देखो बेसिक सीक्वेंस में तो हम लोग चलेंगे ही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के देखो, डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है, डाइपोल मोमेंट का स्पेशल केस है। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, डाइपोल डायरेक्शन से पता चलता है। तो तुम्हें ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। तो डाइपोल के बाद में बताऊंगा कि ये इसका स्पेशल केस है। तो मेरे को तो यही सीक्वेंस में चलना होगा ना।
बट मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। देखो एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं तुम्हें, व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी एक चीज होती है डाइपोल, डाइपोल समझते हो? तो प्रॉपर सीक्वेंस तो वही रहेगा ना कि हम वैसे ही जाएं। जैसे मान लो HCl है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला जो है ना ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसको दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की तरह इस तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। और ये अट्रैक्शन बढ़ेगा कब? जब ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाए, वो हो जाएगा F, O और N। ठीक है, वो हो जाएगा कब? F, O और N के केस में। तो जब भी हाइड्रोजन जो है जैसे F के साथ लगा हो, H2O के साथ लगा हो, या फिर NH3 में हाइड्रोजन के साथ लगा हो, तो ये हाइड्रोजन इनके केसेस में एक हाईली अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो जाता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। देखो डिटेल में तो तुमको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब तुम प्रॉपर सीक्वेंस में चलोगे। बट अभी के लिए रफ आइडिया मैं तुम्हें रफ टाइप का बता दे रहा हूँ कि जब भी हाइड्रोजन जैसे HF में हो, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल शो करेगा। CH3COOH में ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा जो कि F और N के साथ बॉन्डेड हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये अमाइड है, ठीक है, या फिर लेट्स से नॉर्मल कंपाउंड ले लेते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब तुम रफ आइडिया ले सकते हो कि रफली होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जैक्टली हम उसी वक्त बताएंगे। ठीक है, रफ बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो जब भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगे, जैसे यहाँ F के साथ लगा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ये वाला ये शो करेगा सर। ठीक है, इतना ही नहीं, मतलब बेसिकली F और N ही है, यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ HCN, यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। बाकी जैसे ये देख लो, ये शो करेगा। तो जब भी हाइड्रोजन F, O और N के साथ बॉन्डेड होता है, जो कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करता है कि ये उस केस में ये हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, कि स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन बन जाता है, और उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बेसिक इतना ही समझ लो, जब भी हाइड्रोजन F, O और N यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा, तो एक स्पेशल इंटरेक्शन है। तो हाँ आयुष, जो कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो शो नहीं करता है, जो सिर्फ और सिर्फ F, O और N के साथ बॉन्डेड है वही शो करता है, बाकी शो नहीं करते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स में हम तभी समझ पाएंगे जब हम सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है। Cl भी नहीं करता है, Cl एक स्पेशल केस में शो करता है, Cl एक स्पेशल केस में शो करता है। ठीक है, वो अलग केस है, विल सी दैट लेटर। Cl एक स्पेशल केस में शो करता है, बट नॉर्मली नहीं शो करता। फाइन, तो आज की क्लास में कोई डाउट है? आज तो हम लोग 1.5 आवर का ही रख रहे हैं आपसे। एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन गाइस, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप चाहो तो ये टॉपिक्स आगे पढ़ सकते हो, तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क, एक्चुअली होमवर्क, देखो अभी होमवर्क में उस सीक्वेंस में जा नहीं रहा हूँ, होमवर्क तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अभी तक हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चंस नहीं है उसके ऊपर। तुम्हारे पास यदि वीके जायसवाल है तो उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो होमवर्क जैसे बुकलेट वाले टॉपिक चालू करेंगे तो दे दूंगा। ठीक है, ओके।